नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ द वायर पर। चुनाव के नतीजे जो पहले एक तरह के रुझान थे, वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिल रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को। जी हाँ, 80 वोल्ट का झटका उनको मिला है। 80 सीटों पे जो वोट परसेंटेज है वो तो कम हो ही रहा है, इसके अलावा सीटें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और यही सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट, सबसे डोमिनेंट फैक्टर बन गया है इस वक्त। जिस तरह के नतीजे हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, 3:46 पर अभी मैं देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, बीजेपी 36, समाजवादी पार्टी 33, कांग्रेस पार्टी 7, आरएलडी 2, अपना दल 1 और साथ ही चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं नगीना से। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो ये बताते हैं कि योगी मोदी अमित शाह, या योगी मोदी का ही सिर्फ जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में उनकी जोड़ी को जिस तरह से रिजेक्ट किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ तौर पे बताता है कि कहानी कुछ और है। अब तक मेरे जैसे लोगों की फिक्र ये रही कि क्या उत्तर प्रदेश नया गुजरात बन रहा है, जहां भाजपा एक बार जब उन्होंने पैर धंसा लिए तो वह ऐसी कीचड़ बन गई है जहां सिर्फ कमल ही कमल खिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो नतीजा आ रहा है, अपने आप में ये ऑपोजिशन के लिए वो उत्साह भर देने वाला है, और उन लोगों के लिए भी जो भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान में, लोकतंत्र में, उदारवाद में यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि भारत के तमाम नागरिकों को बराबरी की आजादी और बराबर का अधिकार है। मैं अगले आधे घंटे सिर्फ चर्चा करूंगी किसी और राज्य पे नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी नरेंद्र मोदी को लेके आया, उत्तर प्रदेश ही उनको वापस भेज रहा है। सबसे ज्यादा हैरान, शॉकिंग करने वाली बात है, अयोध्या में लगभग बीजेपी वो हार रही है। अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट, जिस राम के नाम पर राजनीति करके ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की फिराक में थे, उसी राम के जरिए इनको ये पता चल रहा है कि हिंदू शायद इससे बेहतर समझता है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अजय आशीर्वाद और साथ ही उमर राशिद, दोनों हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी मौजूद हैं, जो उत्तर भारत की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और मैं कहूंगी कि उन लोगों में से एक है लक्ष्मण, जो कि इस सत्ता के जूते के नीचे जो सत्ता का बल है उन्होंने सहा है। उन्होंने खुद अपनी निजी और पेशेवराना जिंदगी में इस पूरी अहंकारी सत्ता को उन्होंने सहा है, जब उनकी नौकरी तक पे बनाई। सबसे पहले उमर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि मैं अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रही हूँ 36, 33, 7, मतलब इसमें आप ये कह रहे थे कि सीटों पे ना जाइए और वोटिंग परसेंटेज देखिए। जी हाँ। अगर हम वोटिंग परसेंटेज को ही एक अनुमान लगा के चले अभी, तो पिछले इलेक्शन के मुकाबले एसपी, बीएसपी और आरएलडी साथ में ले रही थी। वो महागठबंधन हम जिसको कहते हैं, उसमें उनका टोटल वोट 40% से कम था। इस बार एक बहुत ही कमजोर अलायंस ऑन पेपर एसपी और कांग्रेस की ले रही थी, और उनका वोट शेयर आई थिंक लास्ट चेक जो किया गया 43 के आसपास है, जो बीजेपी और उसके 4 एलाइज को मिला के भी उससे ज्यादा है। सो आई थिंक वोट की कन्वर्जन को अगर हम बाद में जो भी फाइनल आंकड़े आते हैं उससे पता चल ही जाएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मास सपोर्ट और जो टोटल हेड काउंट, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये सपोर्ट बेस चेक करने का, उसमें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक हार है। लाइक ओवरऑल अगर माने जाए, हम आज ये कह सकते हैं कि देयर आर मोर पीपल, ज्यादा लोग ऐसे हैं यूपी में जो बीजेपी के खिलाफ जिन्होंने वोट किया है, और कम लोग ऐसे बचे हैं जो अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो सीट में तब्दील कितना होता है, 35-40 जो भी है, वो तो एक टेक्निकल मामला रहता है, बिकॉज हर सीट का अलग एक समीकरण और एक पुराना इतिहास रहता है। लेकिन एक पॉलिटिकल डिफीट, ये क्लियर कट एक पॉलिटिकल डिफीट है बीजेपी जी हाँ, के और लिए। मैं इतना कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन के उभरा पिछले 10 साल में, सबसे ज्यादा खतरे के जो संकेत थे और खतरे के जो प्रतीक थे, यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां से नरसंहारी जेनोसाइडल लैंग्वेज सब उभर कर सामने आ रही थी। देश के 20 करोड़ मुसलमानों का जीना दूभर किया हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति की, बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे तो चले, लेकिन इससे ज्यादा भारत के संविधान पे चलाए गए, और उस सबके निशाने पर, यानी पोस्टर पे मुसलमान लगाकर, पोस्टर के पीछे जो कहानी थी अंदर फिल्म की, वो थी कि दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, इन सबको कुचला जा रहा था। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये फांसीवाद की तरफ जो रास्ता जा रहा था, इसी से कहीं ना कहीं बचाने की एक कोशिश, बचाने के एक अटेम्प्ट के तौर पर मैं इसको देख रही हूँ। इससे पहले कि मैं अजय आपकी तरफ जाऊं, लक्ष्मण, क्या आपकी सोच क्या है? पहली बात, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरह से एक भावुक क्षण भी है।
जी, मैं तो यूपी में ही बैठा हूँ और आपने जहाँ से ये बातचीत शुरू की, हम तो उन लोगों में हैं जो कई कई सालों से संविधान हाथ में लेकर के हर किस्म की तानाशाही और जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और उसके शिकार भी हुए, उसकी सजा भी मिली। तो हमारे पास ये मौका नहीं था कि मतलब हम चुप बैठ जाते। वो है ना कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो एक बोलना फितरत में था कि नागरिक होने का फर्ज ये है। इस इलेक्शन को मैंने इस रूप में देखा कि हमारी सामाजिक, राजनैतिक ज़िम्मेदारी ये होती है कि जो जो बात हम विश्वविद्यालयों के भीतर बोलते हैं, हम समाज के बीच के चल कर क्यों ना बोलें, कि संविधान खतरे में है और ये बात हम ही नहीं बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को 3 महीने पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि 22 जनवरी के आस-पास का दृश्य याद करिए। 22 जनवरी के आस-पास तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद एक ऐसा राज्य होगा, जहाँ बीजेपी मंदिर बनवा रही है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और कई लोग कहते रहे कि इस बार तो 2-4 सीटें भी निकलें तो बड़ी बात है। पिछले 3 महीनों में वो चुनाव बदल कर यहाँ खड़ा है कि अभी मैं पूरा इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल अभी का आंकड़ा अगर आप देखें, तो लगभग 35-35 पर सपा और भाजपा दोनों हैं। 8 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस आगे है। ये ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बातें जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बात कि वो समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि वो यादव और मुसलमान की पार्टी है। उसका उसके उसके वोटर उसको वोट नहीं दे रहे, वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। उस समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और ये केवल नारा या जुमलों में ही नहीं रहा। अखिलेश यादव ने जब टिकट बाँटा, तो टिकट वितरण ऐसा है कि 10 से 11 सीटें कुर्मी समुदाय को मिली हैं, 7 सीटें कुशवाहा, मौर्य, शाह के सैनी को मिली हैं, 6 निषाद, कश्यप, पासी, फिर और बाकी सीटें आप चलते चले जाइए, राजभर, बिंद, इन सबको सीटें दी और हर एक तबके को इंक्लूसिवनेस की तरह जोड़ा। अखिलेश यादव ने दूसरा काम ये किया कि संविधान को हाथ में लेकर के कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। तो उनके कैंडिडेट और उनके पॉलिटिकल नैरेटिव, पीडीए और संविधान का नैरेटिव, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया और रही सही कसर 2 बातों ने पूरी की। उत्तर प्रदेश की जनता जो मन मिजाज बना चुकी थी कि वो बीजेपी से त्रस्त थी और अखिलेश और राहुल की जोड़ी। इन इस जोड़ी ने जनता को की नाराजगी को चैनलाइज़ किया और उसे दिशा दे दी। और यही उत्तर प्रदेश हम तो 3 महीने यहाँ घूमते रहे। लगभग 50 लोकसभा सीटों में मैं गया और मैंने करीब से देखा कि जनता उन्हें हराना चाह रही है। और अभी लक्ष्मण भी यादव, ये भी बता दीजिए, इससे पहले आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप पे क्या गुजरी, जरा 30 सेकंड में ये तो बताइए कि इस सत्ता का जो जूता जिन लोगों की गर्दन पे चढ़ा, जो ये रथ चढ़ रहा था, उनमें से भी आप एक शामिल थे। बता तो दीजिए हाँ, दर्शकों को मतलब आपने क्या कहा। कल तक लोगों को ये लगता था ना कि बुलडोज़र मुसलमानों पर चलता है और इस तरह की चीज़ें केवल उन लोगों पर होती हैं। असल में जो भी सच बोलेगा, जो रीढ़ रखता है, राजेश जोशी की कविता है कि मारे जाएँगे, जो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएँगे। तो ये जो मारे जाने की फितरत थी, ये उसके शिकार हम लोग हुए। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ा रहा था और वहाँ पर आरएसएस के लोगों ने बीजेपी के इशारे पर उन सारे लोगों को भर्ती किया जो आरएसएस के हैं और जो बोलते हैं उन सबको बाहर किया। और ये बहुत मुश्किल वक़्त होता है किसी के लिए भी। एक होता है जेल में जो लोग कैद हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि जब न्याय जीतेगा तो हम जेल की सलाखों से झूठे मुकदमे में जो बंद हैं। और एक जेल हमारे लिए बनाया गया कि आपके लिए फिर सारे रास्ते बंद कर दिए जाएँगे ताकि आप आर्थिक रूप से टूट जाएँ, आप पारिवारिक रूप में आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपको कमज़ोर कर दिया जाएगा, वो सब कुछ हमने झेला है। लेकिन हाँ, एक बात थी कि सच बोलना ये था कि नहीं आप गलत हैं तो गलत हैं, हम सही हैं तो सही हैं। इसलिए वो जो जीत है, वो हमें जनता की जीत दिख रही है। उत्तर प्रदेश जिसने पूरे देश को एक हिम्मत और हौसला दिया है। अभी अंतिम हुँ, परिणाम क्या होगा उस पे हम बात करेंगे, लेकिन उत्तर जी हाँ। प्रदेश ने पूरे देश को हिम्मत दे दी और एक इशारे में बात कहना चाह रहा हूँ कि अयोध्या की सीट पर नज़र रखिए। बीजेपी हाँ, शुरू से अयोध्या में हाँ। पीछे है और अखिलेश यादव ने ये काम किया, संविधान हाथ में लिया तो केवल बोलने में पीडीए नहीं था। 2 सीटें ऐसी हैं, मेरठ जहां प्रभु राम खुद आ गए थे प्रचार करने, चुनाव लड़ने। ये हुँ, बात हमने नहीं कही। ये बात वो खुद कह रहे थे कि अब तो राम आए हैं चुनाव लड़ने, जिताओगे कि नहीं?
वहां पर मेरठ में सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट प्रत्याशी हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। वहां बहुत कांटे की टक्कर है और अभी वो मार्जिन सपा के पक्ष में है। और अयोध्या एक सामान्य सीट है जहां पास ही है अवधेश प्रसाद और वो लगातार और आगे है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी भी सिर्फ 1 लाख कुछ सीटों वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके मुकाबले अगर देखें, अमित शाह 6-7 लाख वोट से चुनाव जीत ही चुके हैं पहले ही। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे अमेठी से लेकर रायबरेली तक, आप ये सोचिए किसने सोचा था एक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वर्कर, स्मृति ईरानी को, जिनका कि मंत्रालय का नाम ही यही था, राहुल गांधी ट्रोलिंग मंत्रालय उनको दे दिया गया था। मुझे याद है कि कोविड के वक्त में वो किस तरह से मेरे जैसे पत्रकारों के ऊपर उनके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो मुकदमे दर्ज कर रहे थे। वो स्मृति ईरानी, मैं सोच रही हूँ किस तरह से वो वापस जाएंगी। हो सकता है फिर उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, हो सकता है फिर उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा में एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, एक हारा हुआ प्रधानमंत्री। योगेंद्र यादव के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा कि अगर 250 से कम सीटें भाजपा की आती हैं तो नरेंद्र मोदी की ये निजी हार होगी, ये उनकी अपनी हार होगी, व्यक्तिगत हार। अजय, आशीर्वाद, ये बताइए कि मैं यहाँ पर इस इलाके पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, वेस्टर्न यूपी के। 2013 से देखिए आज 2024 में है हम। पिछले 11 साल में इस पूरे जो पूरा का पूरा इलाका है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इसको एक सांप्रदायिकता के नर्क में तब्दील कर दिया गया। और मैं बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये बात कह रही हूँ, मैं पैशन के साथ ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये वो इलाका है जहां मैं पैदा हुई, मैं पली बड़ी। 1992 में मैंने एक शरणार्थी का जीवन जिया अपने ही घर में, अपने ही प्रदेश में। फिर मैंने देखा और ज्यादा गर्त में इस पूरे पूरे एरिया को जाते हुए। आज इसमें मैं देख रही हूँ कि लगातार सहारनपुर से लेकर कैराना, कैराना से मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इसके अलावा नगीना, अमरोहा, कोई नहीं सोच रहा था कुंवर दानिश अली कांग्रेस पार्टी के जीत जाएंगे। वो जीतते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं तमाम सीटों पे। हाँ, रोहिलखंड के सीट से वैसे ये जो कम्युनलिज्म जो था, सांप्रदायिकता की जो लहर चल रही थी, वो 2019 के बाद से ही वो धीरे धीरे उसका जो पूरा इम्पैक्ट था वो कम होता जा रहा था। लगातार जो वो फार्मर्स मूवमेंट के दौरान जिस तरीके से हम लोगों ने खुद में साथ जाकर कवर किया था, उस समय किस तरीके से अलग अलग जगह खाप पंचायतें हो रही थी जहां पर मुस्लिम और जाट और सारे जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं हिंदुओं में, वो मिलकर वहां पर आ रहे थे फिर से। तो वो एक्सपेरिमेंट की ये जो सामाजिक यूनिटी है, जो समरसता है, उसको फिर से कायम अगर ना करे तब तक ये किसानों की बातें सुनी नहीं जाएंगी, सरकार सुनेगी नहीं। और ये हम जानते हैं, ये सारा जो एरिया है वो गन्ना का है। यहाँ पर हमेशा से गन्ना एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहा है, लेकिन 2014 के बाद से गन्ना के मूल्य, अग्रेरियन क्राइसिस जैसी चीजें वो एकदम मतलब बातें उसकी होना बंद हो गया था। 2022 में हमने देखा जो गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा, और जो अब ये मुजफ्फरनगर के एक अभियुक्त भी थे, वो हारे पहली बार वहां थाना भवन सीट से। तो उस समय से ये बात साफ होने लग गई थी कि ये जो राइट्स के जो दंगों के जो फेसेस है वो हारने शुरू हो गए थे। और इस बार नरेंद्र मोदी ने अपना ये दांव खेला कि लास्ट मोमेंट पे जयंत चौधरी, जो जाटों की पार्टी मानी जाती है, चरण सिंह की, उनको अपने साथ ले आए। इसीलिए वो 1-2 सीटें भी जो वहां पर जीत रहे हैं, मुझे लगता है उसी की वजह से जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की भी अपनी एक होल्ड होती है। लेकिन अदरवाइज जो सेंटिमेंट है, जाट समुदाय भी एक तरीके से बहुत एक सिग्निफिकेंट हिस्सा वो बीजेपी के साथ है, लेकिन बहुत एक बड़ा हिस्सा वो निकल के आ गया था। वो भी एक तरीके से कंफ्यूज थी कि हम अभी तक इंडिया अलायंस के पार्ट थे और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ कह रहे थे, लेकिन फिर से ये आ गए। तो उनके बीच का एक कंफ्यूजन है। बहुत जगहों में वो वोट ही देने नहीं गए, मुझे जैसा सुनने में आया है। अब मुजफ्फरनगर जैसी सीट में हरिंदर मल्लिक जो है, वहां वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, जहां समाजवादी पार्टी का एक ये वेस्टर्न यूपी एक बड़ा होल्ड नहीं माना जाता है। वो सब वहां पर उतना उनका प्रेजेंस नहीं है जिस तरीके से बीएसपी का प्रेजेंस है या जिस तरीके से बीजेपी का प्रेजेंस है। लेकिन वो हरिंदर मल्लिक इस बार एमपी एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाने की स्थिति में रहते थे, और एमपी का चुनाव जीत गए, जो 5 सीट है। तो वेस्टर्न यूपी में ये बदलाव बहुत दिनों से था, और खास करके वेस्टर्न यूपी मुझे लगता है कि एक दलितों का जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी बहुत वहां पर ज्यादा है। मुझे और उनके बीच में जीत भी आपसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूंगी कि वो जीत गए हैं, लेकिन एक ही पल में। उमर राशिद, आप मुझे बताइए, दो खासकर मैं उसमें बांटना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या ये कोई भी सामान्य जाति
पर आधारित चुनाव है जिसको बीजेपी हार रही है और सपा कांग्रेस का अच्छा कॉम्बिनेशन जीत रहा है, या सांप्रदायिकता की हार इसमें देख रहे हैं? एक तरफ पश्चिमी यूपी में हमने देखा कि कैसे के पूरे हिंदू और मुस्लिम जाटों को सामने खड़ा कर दिया, और उसके बावजूद न सिर्फ कि इतना बल्कि महिलाओं को इस्तेमाल किया गया उन दंगों की आग भड़काने के लिए, हमेशा के लिए अलग कर दिया गया इस समाज को। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर ईस्ट में और सेंटर में आप आ जाइए तो अतीक अहमद से लेकर और मुख्तार अंसारी तक किस तरह से योगी आदित्यनाथ का वो अट्ठहास मुझे अच्छी तरह याद आता है जब उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, वो अहंकार, क्या उसका कोई नतीजा है या सिर्फ ये सोशल इंजीनियरिंग है? ये देखिए, जैसा हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा, खाने से लेकर कपड़े, शमशान, मंगलसूत्र, आरक्षण, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको उन्होंने सांप्रदायिक एक रंग देने की कोशिश नहीं की और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कराने की कोशिश नहीं की। और वो बीजेपी हर चुनाव में करती है, कभी थोड़ा सक्सेसफुल होती है, कभी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह का एक कैंपेन उन्होंने चलाया लगातार, चाहे वो पीएम मोदी हो, योगी चीफ मिनिस्टर हो और बाकी जो उनके छोटे लीडर्स हैं, वो एक ही टोन पे थे कि मुस्लिम आपका हक खा जाएंगे, आप हमें वोट करो, क्योंकि संविधान बदल के ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। तो एक तरह से जो फियर मॉन्गरिंग जो हुई थी हिंदूज में, खासकर ओबीसी और दलित्स में आरक्षण को लेके मुस्लिमों के लिए, वो मुझे लगता है कि लोगों ने उस जो इनका प्रोडक्ट था उसको खरीदा नहीं है। उनको नहीं लगता कि ये कोई कन्विंसिंग एक आर्गुमेंट है, बिकॉज एक तरफ से आप कह रहे हो कि मुसलमान दबाए गए, हमने उनको कुचल दिया है, उनको सेकेंडरी सिटीजन बना दिया है, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है, और दूसरी तरफ आप उनको अपने डिलीवरी के बारे में ना बताने के बावजूद आप उनको दूसरी चीजें बता रहे हो कि ये हो जाएगा, डर हो जाएगा। सो आई थिंक जो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो इनके कैंपेन में था कि हम विकास भी कर रहे हैं और आपको डर में भी जीना है, किससे, जो एक माइनॉरिटी है जिसको हम दबा रहे हैं। सो उसमें जो एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो एक तरह से मैसेजिंग हुई, जो 2014 और 19 में नहीं थी। 2014 और 19 में बहुत क्लियर कट एक पोलराइजेशन की एक थीम थी। उमर, प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस इंडिया के हैं, जो इंडिया टुडे पे आपने एक बार उनको नाचते हुए देखा होगा, याद है? जी हाँ। आज वो इंडिया टुडे पे रो रहे हैं। वो आए ही नहीं है, मैंने सुना। नहीं, रो रहे हैं। अभी हमारे अच्छा। सहयोगी जीशान ने बताया कि इंडिया टुडे देख कर आए हैं, वो आंसुओं से रो रहे हैं प्रदीप गुप्ता। हाँ जी, बिल्कुल। जी हाँ, तो हम देखेंगे भी, और उसके अलावा आपने उन्हें नाचते हुए भी देखा होगा। नाचते हुए तो पहले सभी ने देखा है। पूरा जो स्कैम है ये जो एग्जिट पोल्स का, ये जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको बांध देने की जो एक पूरी कोशिश है, इस पे भी बात होनी चाहिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार जैसे लक्ष्मण जी ने भी बताया, जो समाजवादी पार्टी का जो प्रयोग है, ये आज ये कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये 2017 हारने के बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप बदला है। तब वो विकास काम बोलता है और अगरा पिछड़ा की तो बात ही नहीं करते थे। लेकिन 2019 में जो एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ, सपा और बसपा का एक साथ आना, एक महापरिवर्तन के लिए उन्होंने वोट मांगा था, जैसे आज मांग रहे वैसे मांगा था। 2022 में उसको कंटिन्यू किया और उसमें एलाइज जोड़े और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा उन्होंने सटीक किया। उसी फॉर्मूला को इस बार अखिलेश यादव बिना किसी बाउंडेशन, क्योंकि इस बार कोई ऐसा एलाई नहीं है जिसको ज्यादा खुश करना है कांग्रेस के अलावा, वो भी एक फ्रेंडली एलाई माना जाएगा। रोते हुए दिखा भी देते हैं, स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो उन्होंने उसको अच्छे से हैंडल किया और उसी फॉर्मूला को अप्लाई किया, और मुझे लगता है कि ये एक फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी। अगर आपको विश्वास नहीं था मेरी बात पे तो देख लीजिए, अभी प्रदीप गुप्ता रो रहे हैं। बुरा लग रहा है इन पे। आपको बुरा लग रहा है कि रो रहे हैं? इतना ये हाइपर कॉन्फिडेंस, आई थिंक गलत बात है, चाहे लाइफ में या सार्वजनिक जीवन में या पॉलिटिकल, एक तरह से जो एस्ट्रोलॉजी हम इसको कहेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई आदमी इतना अडेप्ट है कि वो पूरे देश का आंकड़ा ऐसे बता और दे। इतना गलत हो सकता है। हाँ, सोचिए, मतलब अब 19-20 कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 19 से 100 हो गया है। लक्ष्मण यादव जी, क्या ये एग्जिट पोल वालों को, जो पोलस्टर्स हैं, इनको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए? निश्चित रूप से, हालांकि कई बार क्या होता है कि पहले भी ये गलत हुए हैं, लेकिन वो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं। रोना किसी का भी बुरा लगता है हमें तो, लेकिन इससे सबक न लें तो ये ठीक नहीं है। ये सोचना चाहिए कि चाहे नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या मीडिया में बैठे हुए लोग हैं,
लोकतंत्र में इकबाल जो है आपका बरकरार रहे, तभी आपके पद पे होने का मतलब है। अगर आप यकीन खो दें, आप भरोसा खो दें, तो आपको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए इन चीज़ों से। ये लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। बड़बोलापन आत्मविश्वास ले आता है, लेकिन जब आत्मविश्वास अहंकार के रास्ते तानाशाही तक चला जाए, तो उसका हश्र अमेठी से लेकर अयोध्या तक वही होता है, जो इस चुनाव में हो रहा है। मेरा मानना है कि इस देश में बहुत सारे लोग इस बात को समझते रहे हैं कि भाई देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी को पलटा नहीं जाएगा तो जल जाएगी, खाने लायक नहीं बचेगी। लोकतंत्र में बहुत बड़े-बड़े चुनाव हुए, लोग जीते, लोग हारे, लेकिन ये बड़बोलापन एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई से शुरू हुआ था कि सदन में जब खड़े होकर एक नेता ने ये कहा कि एक अकेला सब पर भारी, और अब की बार 400 पार, वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ था। लेकिन 22 जनवरी के बाद वो सफ़र इस कदर बिखरा कि जिनको वो कल तक भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और क्या-क्या कहते रहे, उस ये चुनाव उसके लिए याद किया जाएगा कि देश की सबसे बड़ी सियासी ओहदे पर बैठा एक शख्स कितना नीचे गिर जाता है अपनी भाषा को लेकर के। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ से थोड़ी-सी एक बात बहुत ज़रूरी है जो जोड़ना चाह रहा हूँ। हम इस बात का विश्लेषण बार-बार करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को हिम्मत दी है। मोदी और योगी के सामने अखिलेश यादव जैसे नेता ने 34-35 सीटें पर उनको हरा दिया एक तरह से, ये तो बहुत सामान्य बात नहीं है। और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी शहजादे बोलकर अपमानित करते हों और ये कहते हों कि यूपी के ये शहजादे हैं। अखिलेश यादव जी ने उसका एक काट ढूँढा और उन्होंने कहा कि हम शह देना जानते हैं और जनता मात देगी। वो अखिलेश यादव जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की बेहद गिरी हुई भाषा सुनी। उन्होंने क्या नहीं कहा औरंगज़ेब की औलादों से लेकर के क्या-क्या कहा। लेकिन आपने पूरे चुनाव कैंपेन में कभी देखा अखिलेश यादव जी के लब से एक शब्द भी नकारात्मक कैंपेन का? उनके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही क्योंकि वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर के आए थे। और योगी हों या मोदी, उनकी पूरी पॉलिटिक्स नेगेटिव कैंपेन पर थी। और अखिलेश यादव की जीत के लिए हम इसलिए इसको एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि कई बार होता है ना कि कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं कि कोई लड़ रहा था, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ इसलिए जीती गईं क्योंकि कोई लड़ा, वो डरा नहीं। उसने उसने पीडीए करना था तो किया। अभी हमारे को-पैनलिस्ट अभी ठीक पहले ये बात कह रहे थे कि 2019 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन टूट गया, बसपा अलग हो गई, लेकिन अंबेडकर को अपने साथ रखा। लोहिया के साथ अंबेडकर को जोड़ा और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है जो उत्तर प्रदेश में कामयाब हुआ है। मंदिर के सामने मंडल को फिर से खड़ा कर दिया और अखिलेश यादव कल सदन में खड़े होंगे तो अखिलेश यादव के पीछे की कुर्सियों पर जो 35 लोग खड़े होंगे ना, उनमें हर जाति, हर तबके के लोग होंगे और ये है समाजवाद। अखिलेश यादव ने पूरी नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को चेंज करने का एक दिशा दे दी है और ये 35 लोग उसके एक सिंबल बनेंगे। और मेरा मानना है कि नफरत की राजनीति के सामने एक सौम्य तरीके से जनता के मुद्दों पर बात करते हुए, संविधान पर बात करते हुए भी योगी और मोदी जैसे नेताओं को चुनाव हराया जा सकता है। इस बात के लिए अखिलेश यादव को पूरा देश देखेगा, याद करेगा और मुझे लगता है कि उम्मीद है ये कि वो शहजादे से लेकर के मुजरा तक क्या-क्या नहीं बोला गया। लेकिन एक शब्द बता दें आप, चाहे वो राहुल गांधी को भी मैं इसके लिए क्रेडिट दूंगा और वो भीड़, ये लोग कहते थे कि जनता के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ की कुर्सियां इतनी खाली रहीं कि रैलियों की फोटो आना बंद हो गई और नरेंद्र मोदी की भीड़ गायब दिखी। और 50 डिग्री से 52 डिग्री टेम्परेचर में मैं उन जगहों पर खुद गवा रहा हूं जहां पर 52 डिग्री टेम्परेचर में दीवानगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए देखने को मिली। और खासकर अखिलेश यादव की रैलियां, कांग्रेस आज की तारीख में 7 से 8 सीटों पर आगे है। ये कॉम्बिनेशन बना, ग्राउंड पे बना। आपने गौर किया कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के बाहर मुश्किल फंस रही थी, लेकिन सहारनपुर छोड़ दें तो बाकी जगह एक नेचुरल अलायंस बन गया। सपा के लोगों ने पंजे पर वोट दिया और पंजे के लोग जो भी रहे होंगे वो सपा के साथ खड़े हुए। तो मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री बन गई, मुद्दों ने जीत हासिल की है और एक पॉजिटिव कैंपेन ने
एक उम्मीद पैदा की और उत्तर प्रदेश ने वाकई इस बात को लेकर के तारीफ जी हाँ। तो जुटाई है। जी। बिल्कुल, करनी पड़ेगी। अजय, मुझे ये हम्म, बताइए कि मैं तो देख रही हूँ कि अगर पिछले 10 साल देख लें यूपीए के, तो मनमोहन जी सिंह जैसे प्रधानमंत्री, जिनको मौन मोहन सिंह कहा गया, हम्म, उनको भी जनता ने दूसरे चांस दिया। हम्म, मैं क्या ये बात दावा कर दूं इस बात का कि वाकई अगर ये सामान्य चुनाव होता, जैसे चुनाव होते रहे हैं भारत में, हम्म। इस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होता, लोगों इंडोक्ट्रिनेशन लोगों के दिमाग का नहीं किया होता, तो आपको लगता है जितनी अभी 240 सीटें के आसपास लगभग भाजपा सिमटती हुई नजर आ रही है, उतनी सीटें भी नहीं आती? जो बिल्कुल हो, जिस तरीके से ऑपोजिशन को दबाया गया, शुरू से ही दबाया गया और लगातार अ, जब हमें शुरू से ये सवाल हम पूछ रहे थे कि क्यों नरेंद्र मोदी को ये चीजें करनी क्या जरूरत है, अगर वो अपने अचीवमेंट्स पे इतने कॉन्फिडेंट है तो क्या जरूरत है। लेकिन वो अब मुझे समझ, अब हाइंडसाइट में अगर देखे तो ये लग रहा है ये कि अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाने का या पूरा अपोजिशन को जिस तरीके से टारगेट किया गया, और निर्मला अरे वाह! सीतारमन का मुझे वो याद आ रहा है स्टेटमेंट कि आप क्या ऐसे करप्ट नेता को लेंगे, आपने क्यों लिया, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एवरीवन इज वेलकम इन द बीजेपी। तो वो अपने स्ट्रेंथ्स पे ऑब्वियसली ये लग रहा है कि इस बार कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको एक ग्राउंड का सेंटिमेंट था, इसीलिए उन्होंने पूरा जो पॉलिटिकल तापमान जो है वो बढ़ाने की कोशिश की। अभी जिस तरीके से लक्ष्मण यादव जी ने बोला कि एकदम मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूं कि ये मुजरा जैसे शब्द या फिर मंगलसूत्र छीन लेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, सभी को लग रहा था कि क्यों इतना बोलने की जरूरत है, जब जब आपका सॉफ्ट कम्युनलिज्म या डायरेक्ट कम्युनलिज्म से काम हो रहा है तो आप अपनी भाषा को इतना क्यों खराब कर ले। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव ने आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको छोड़कर चले गए इंडिया अलायंस को लास्ट मोमेंट पर, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने एक भी अपशब्द का यूज नहीं किया और लास्ट तक वो चाचा के रूप में ही उनको वो एड्रेस करते रहे। और उसी तरीके से आप देखिए अखिलेश यादव जब बहन जी मायावती ने छोड़ा था वो अलायंस, तो वो लगातार उनके खिलाफ एक भी अपशब्द उन्होंने यूज नहीं किया। तो ये एक तरीके से सौम्य तरीके से जनता के मुद्दों को उठाकर, और साथ साथ कि आप और मुझे जो ये पूरा लगता है कि लगातार पिछले 10 वर्षों से ये जो मंडल राजनीति है, जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की राजनीति है, वो लगातार हिंदुत्व की राजनीति से एक लेवल पे हार रही थी। और उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि जहां ये मंडल पार्टीज जो हैं, राजद या सपा, ये अपने को एक सामाजिक न्याय की पार्टी तो कहते थे, मगर कुछ कुछ ही जातियों के बीच में सिमट के रह गए थे, या मुस्लिम और यादव की पार्टी माने जाते हैं। और दोनों ही राजद और अखिलेश यादव ने अपना वो सामाजिक न्याय के सार को समझा और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया दूसरे जातियों को, इस बार वो सारा कॉम्बिनेशन बीजेपी के खिलाफ गया। और वो पॉलिटिकल डिफीट इसलिए भी है क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी आज 1.5 लाख की मार्जिन से भी नहीं जीत रहे हैं, उससे कम के मार्जिन से जीत रहे हैं, वहीं पर रायबरेली में राहुल गांधी 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं और वो हाईएस्ट है वो मार्जिन। तो हाईएस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट मार्जिन से वो जीत के आ रहे हैं। तो इस लेवल पे ये जो ऑपोजिशन वोट्स की एकदम कंसोलिडेट हुआ, और उसकी वजह से जो पार्टी जो कांग्रेस है या सपा है, इन लोगों ने अपने जो डिफरेंसेस खत्म करके जो साथ में आए, वो एक तरीके से जनता ने उनको पुश किया कि एक अपने में समन्वय लाओ, केमिस्ट्री लाओ। लगातार हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। आपसे यही मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तो पहली बात उत्तर प्रदेश का तो हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर आबाद होता है तो देश को आबाद कर देता है, बर्बाद होता है तो देश को बर्बाद कर देता है। अभी बताइए उत्तर प्रदेश की जो ट्रेंड्स हैं पॉलिटिकल, इनको आप देश की राजनीति में कैसे जाते हुए देख रहे हैं? एक तो सबसे पहले नंबर सबसे जरूरी है। 80 सीट्स तो वो एक बल्क दे देते हैं किसी भी पार्टी को हारने या जीतने में। लेकिन मुझे जो लगता है कि एक जो इंडिकेशन जो बड़ा है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो जो सबसे उनके स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी है, आप उनको हरा सकते हैं तो आप कहीं भी हरा सकते हैं। एक वो मैसेजिंग है आई थिंक। और दूसरा जो एक संदेश गया है कि कोई भी पार्टी अगर एक इशू पे लगातार काम करे 10 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी वो इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और समाजवादी पार्टी आज जितना भी ये डिस्कशन हुआ है, इससे ये हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस और बीएसपी को मिला के एक नए अवतार में ये पेश हुई। बिकॉज उसने एक तो क्या कि अपना जो कोर वोट बैंक है उसको तो साथ में रखा ही है, लेकिन उसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी करती है वो कर रहे हैं, और आज बीजेपी को उसी के हथियार से वो घायल कर रही है।
अजय, ये बताइए, दलित वोट के बारे में जरूर बिना चर्चा किए बात नहीं बनती। एक भी सीट यहाँ पे उत्तर नजर प्रदेश नहीं के आ रही। दलित उत्तर वोट प्रदेश के जी लिए कह रही बिल्कुल हूँ ना। कि इस दलित वोट का क्या शिफ्ट आपने देखा है, क्या पश्चिम में देखें अलग हम्म। इसको, या हम पूरब में अलग से देखें? मैंने अभी से आज से 4-5 महीने पहले जाकर शामली से एक स्टोरी की थी, जहाँ पे मैंने लगातार वो जहाँ पे भी बीएसपी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पे उनके दलित टोलों पे जा जाकर 4-5 गांवों में अलग अलग जगहों में बात की थी, तो उनमें इतना ज्यादा, और वो लिखा भी मैंने कि किस लेवल पे मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। और उनमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दलित और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित वो एक पॉलिटिसाइज्ड कम्युनिटी है, जहाँ पे बीएसपी के अम्ब्रेला के अंदर वो लगातार अपने हकों को समझते हैं, कि संविधान को समझते हैं। मतलब संविधान हो सकता है पढ़ा नहीं हो, लेकिन उनको उसके मूल्यों को समझते हैं, वो उसके वैल्यूज को समझते हैं, अपने हकों को समझते हैं। और उनको लगातार दो बातें बार बार सामने आई कि इन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने का एक दूसरा तरीका अपनाया है। हो सकता है ये रिजर्वेशन इस तरीके से खत्म ना करे। पहला उनको धक्का मिला कि ये जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% का जो लाया, तो रिजर्वेशन, कि हाँ भाई अब उनको भी बैलेंस करके ऊंची जातियों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो उसमें एक रिजर्वेशन का जो असली जो मुद्दा था कि जो मार्जिनलाइज लोगों को, जो हाशिए पे रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, उसके अलावा उसका पूरा जो डेफिनेशन अलग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हर छोटे छोटे जॉब्स में जहां पर दलितों को अलग जगहों में सब नौकरियां मिलती थी, सारे लोगों को, जो गरीब तबका है उनको नौकरियां मिलती थी, वो सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं। जब वो प्राइवेटाइज हो गए तो जॉब ही नहीं है, तो जॉब में रिजर्वेशन क्या होगा। और एक कोट मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि ये सारे, एक प्राउड जाटव सरपंच ने मुझे बोला था कि हमें ये इन्होंने सिर्फ लाभार्थी बनाकर छोड़ दिया, हमें हमारा हक चाहिए। ये हमें 2 चीजें दे रहे हैं तो 4 चीजें हमसे वापस ले रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट ब्रॉडर था उस समय। मेरे लिए ये सवाल था कि ये जो शिफ्ट है, ये जो इनमें गुस्सा है, तो ये बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या ये एसपी की तरफ जाएगा? ये उस समय वो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि बीएसपी क्या लेगी, क्या किस दिशा में जा रही है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक बीएसपी का अगर एवरेज वोट अगर 2022 के हिसाब से माना जाए तो 12-13% उस समय आ गए थे, अब 9% में गिर के आ गई है। और जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है वो जो 3-4% का जो इजाफा हुआ है इंडिया अलायंस को, वो डायरेक्टली वो वहां से आया है। इसीलिए और वहां पे दलित ऐसे कोई कमजोर वॉइस वाले लोग नहीं अपने हैं। मुख्यमंत्री देखे, इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा देखा। अजय, शुक्रिया आपका बहुत इस बातचीत के लिए। लक्ष्मण यादव, आपका भी शुक्रिया। उमर, और अगली बहस इस पर होने जा रही है आपकी, जैसे जैसे नतीजे ठोस होकर हमारे सामने आ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, क्या तीसरी बार वो शपथ लेंगे या नहीं, क्या वो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना कहते थे, सर अपना ऊंचा रखते थे, उनकी जो पगड़ी जिस तरह से उछाली है खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसके बाद क्या वो इतने कमजोर मैंडेट के साथ ऐसे कमजोर से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? ये बड़े सवाल के साथ मैं छोड़ जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।